प्यारे दोस्तों, आज का वाकया एक खूबसूरत हसीन औरत और एक रीछ की मोहब्बत का है। यह वाकया हिमाचल के जंगल में बसे एक छोटे से गांव का है। इस गांव में अब्दुल नाम का एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। एक बार आधी रात के वक्त अब्दुल की आंख खुली तो उसने अपनी बराबर वाली चारपाई पर नजर डाली तो खाली चारपाई उसका मुंह चिढ़ा रही थी। वह उठकर देखने लगा कि उसकी बीवी भूरी कहाँ चली गई। वह कुछ दिन से महसूस कर रहा था कि भूरी आधी रात को चारपाई से गायब हो जाती है। इस बारे में अब्दुल ने जब भी अपनी बीवी से पूछा, वह हर बार हंसकर बात को टाल जाती थी। एक दिन फिर अब्दुल ने जोर देकर पूछा तो वह कहने लगी, तुम्हें वहम हो गया है। मैं रात को भला कहाँ जा सकती हूँ? हाँ, यह इत्तेफाक ही होगा। मैं इंजे में गई हूँ और आपकी आंख खुल गई हो, और यह तुम्हारा सपना भी हो सकता है। अब्दुल कहने लगा, ये ख्वाब नहीं हकीकत है क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? पहले तो मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। भूरी ने कहा, अजी मैं कब कह रही हूं कि आप झूठ बोल रहे हो? अब्दुल अब चुप जरूर हो गया, लेकिन उसने अपने दिल में तय कर लिया कि यह राज तो मैं जरूर मालूम करके ही रहूंगा। अब्दुल का गांव पहाड़ी इलाके में था। शहर जाने वालों को इन पहाड़ी इलाकों से गुजरना पड़ता था। अभी तक कोई पक्की सड़क भी नहीं बनी थी। सारे कच्चे रास्ते थे, जिन पर घोड़ा गाड़ियों या बैलगाड़ी के जरिए ही सफर करना पड़ता था। अब्दुल और भूरी की शादी को लगभग 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। अब्दुल को बच्चों की बड़ी तमन्ना थी, जैसा कि हर किसी बाप को होती है। एक बार जब भूरी की माँ ने किसी के जरिए यह बुलावा भेजा कि यहाँ एक अच्छा हकीम आया है जो बे औलाद औरतों का अच्छा इलाज करता है, यह बात जब अब्दुल को पता चली तो उसने बीवी को उसके मायके भेज दिया। इस दौरान भूरी ने हकीम साहब को हाथ दिखाया तो हकीम साहब ने दवाई लिख दी। हकीम ने फिर उसे 1 महीने बाद बुलाया। जब पूरा 1 महीना गुजर गया तो भूरी तो अपने मायके चली गई, लेकिन वह मायके में रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अब्दुल ने उसे दवाई लेने के लिए ही भेजा था। उनके गांव से एक आदमी घोड़े तांगे से गांव के लोगों को शहर और शहर से गांव आने वालों को लाता था। भूरी जिस दिन उस तांगे में गांव आ रही थी तो रास्ते में अचानक बादल घिर आए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं। घोड़े ने घबराकर तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक तांगे के पहियों में बड़ा सा पत्थर आने की वजह से तांगा पलट गया और मुसाफिर तांगे से गिर गए। लेकिन यह अच्छा हुआ, किसी को चोट नहीं लगी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। तांगे में सवार सभी लोग तूफान से बचने की कोशिश में भटक गए। 1 घंटे के बाद तूफान थमा तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तब तक लगभग सभी लोग तांगे में आकर बैठ गए, और जो इधर उधर दुबके बैठे थे उन्हें भी ढूंढ लिया गया। मगर भूरी का कुछ पता नहीं चल पाया कि वह कहाँ गई, किधर गई। तांगे वाला तो थोड़ी देर और भी रुकना चाहता था कि भूरी आ जाए, मगर दूसरे लोग इतने घबरा गए थे कि उन्होंने जल्दी से गांव चलने के लिए कह दिया। रात होने तक जब भूरी घर ना पहुंची तो अब्दुल बड़ा परेशान हुआ। वह तांगे वाले आदमी के पास गया तो उसे असली बात पता चली। फिर अब्दुल अपनी बीवी भूरी को तलाश करने रात में अकेला ही निकल पड़ा। हाथ में लालटेन लिए वह तांगे वाले की बताई जगह पर पहुंचा। उसने बीवी को हर जगह ढूंढा, मगर उसका को सुराग नहीं मिला। फिर अब्दुल भूरी को अगले दिन गांव के कुछ लोगों को लेकर ढूंढने निकला। पूरा जंगल छान मारा, मगर भड़ी उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर सबने यह सोचा कि भूरी को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया, वरना अगर वह जिंदा होती तो जरूर मिल जाती। अब्दुल ने भी अब सब्र कर ली था। इस बात को लगभग 3 महीने गुजर गए थे। एक दिन अब्दुल को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक औरत जो जंगल से मिली है और वह गुमसुम सी है, किसी से कोई बात नहीं करती। वह बुरी तरह से घूर घूर कर लोगों की तरफ देख रही है। बड़े बूढ़ों का कहना था कि शायद इसे बचपन में कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा और इसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा होगा, इसीलिए यह इंसानी जुबान को शायद समझ नहीं पा रही है। इस तरह की पहले भी बहुत सी कहानियां मशहूर थीं कि जंगली जानवर बच्चों को उठा ले जाते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह पालते पोते हैं। अब उस गांव में लोग उस औरत के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब्दुल ने भी सोचा कि मैं भी जाकर देखूं, क्या पता वह मेरी बीवी भूरी ही हो। उस गांव में जाने पर अब्दुल को पता चला कि उस औरत को तो शहर में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। उस औरत को गांव के लोगों ने पकड़ा था तो वह बार बार अपने आप को छुड़ाकर जंगल की तरफ जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से गांव वालों के काबू में आई थी। उसने गांव वालों के हाथों को अपने दांतों से भी काट दिया था। अब अब्दुल को और ज्यादा जानने की तमन्ना हुई। उसके दिल में उम्मीद बाकी थी कि शायद वह भूरी ही हो। अब्दुल जब अस्पताल के एक कमरे में पहुंचा
तो बहुत बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वह उसकी बीवी भूरी ही थी। बीवी को देखकर वह बड़ा दुखी था और खुश भी बहुत हुआ था। दुखी तो इसलिए था कि जंगल में पता नहीं उसके साथ क्या क्या बीती होगी, जो उसकी यह हालत हो गई है। डॉक्टर ने अब्दुल को बताया कि उसे गहरा सदमा लगा है, जब अपनों को देखेगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर 1520 दिन में भूरी बिल्कुल ठीक हो गई, मगर अब भी वह गुमसुम सी ही रहती थी। अक्सर रातों में चारपाई पर नहीं मिलती थी। एक दिन अब्दुल उठना ही चाह रहा था कि घर के दरवाजे की आवाज उसे सुनाई दी, लेकिन वह चारपाई पर ऐसे पड़ा रहा जैसे सो रहा है। भूरी चुपके से अपने कमरे में आई और अपनी चारपाई पर लेट गई। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं दूर से दौड़कर आई हो। अब्दुल ने उस वक्त उसे कुछ न कहा और वह सो गया। दूसरी रात अब्दुल ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और चाबी को अपने तकिए के नीचे रख लिया। उसके बाद अब्दुल ने झूठ मूठ अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर वह सोया नहीं, जाग ही रहा था। कुछ देर के बाद भूरी उठी और दरवाजे पर जाकर वापस आ गई। उसने दरवाजे पर ताला लगा देखा, इसीलिए इधर उधर देख रही थी। शायद वह चाबी ढूंढ रही थी। जब उसे चाबी नहीं मिली तो वह चारपाई पर लेट गई, मगर वह लगातार चारपाई पर करवट बदलती रही। किसी तरह उसे चैन नहीं था। उसने एक बार फिर चाबी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर भी चाबी नहीं मिली। तो वह अब्दुल की चारपाई की तरफ बढ़ी और अभी तकिए के नीचे हाथ डालना चाह ही रही थी कि अब्दुल आंखें बंद किए बोला, भूरी रात बहुत हो गई है, अब सो भी जाओ। अब अब्दुल को जागता पाकर वह अपनी चारपाई पर लेट गई। अब रात में जब भी अब्दुल की आंख खुली तो उसने भूरी को बेकरार और बेचैन ही पाया। सुबह हुई तो अब्दुल ने देखा कि गोरी की आंखें लाल हो रही हैं। ऐसा लग रहा था कि रात में वह एक पल भी नहीं सोई हो। दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ। वह पूरी रात चारपाई पर बेचैन सी दिखाई दी। सुबह होने पर नाराज होते हुए भूरी बोली, अजी तुमने दरवाजे पर ताला क्यों लगाया था? अब्दुल ने कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भूरी ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब्दुल ने कहा, मैं भी तो तुम्हें खोना नहीं चाहता, फिर यह ताला क्यों लगाया? भूरी ने पूछा। अब्दुल ने फिर बात बना दी और कहा कि अब चोरियां बहुत होने लगी हैं, इसीलिए ताला लगा देता हूं। भूरी बोली, चोर दीवार कूद कर भी तो आ सकते हैं, और वैसे भी हमारे पास रखा ही क्या है जो चोर चुरा ले जाएंगे। अब्दुल ने अब और बहस करना ठीक नहीं समझा। उसी वक्त वह अपने काम के लिए घर से बाहर चला गया। तभी उसकी नज़र अपने घर की दीवार के पास पड़ी। वहां बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि रात में किसी जानवर ने मिट्टी खोदी हो। अब्दुल को कुछ समझ नहीं आया, और यह आज पहली बार ही हुआ था। वैसे भी कोई जानवर गांव की तरफ नहीं आता था। अगर आते भी हैं तो अपने खाने के लिए और कुछ मिलने पर चले जाते हैं, या फिर लोग उन्हें लाठी डंडों से भगा देते हैं। मगर जानवरों को ऐसे गड्ढा खोदने की ज़रूरत क्या थी? फिर अब्दुल सोचने लगा कि कहीं चोरों ने तो यह गड्ढा नहीं किया, मगर वहां किसी जानवर के पंजों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब्दुल घर के अंदर से एक फावड़ा लाया और उसकी मदद से गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। फिर वह अपने काम पर चला गया। दिन भर काम करके थका हाँ घर लौटा। उसने खाना खाया और सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने ताला लगाया और चाबी को कहीं खास जगह में छिपा दिया। रात में ना जाने कौन से वक्त उसकी आंख खुली तो उसने भूरी की चारपाई की तरफ देखा, पर भूरी उस वक्त चारपाई पर नहीं थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर भूरी उसे कहीं नहीं दिखी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अब्दुल चुपके से उठा और हल्के एक कमरे के दरवाजे से बाहर देखने लगा। फिर उसने सहन में जो कुछ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बरामदे में भूरी बिल्कुल नंग धड़ंग पड़ी थी और एक रीछ अपनी जीभ उसके पूरे बदन पर फिर रहा था। भूरी ऐसे पड़ी थी जैसे उसे रीछ का बिल्कुल डर ना हो, बल्कि शहवत की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि चांद की रोशनी में भूरी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब्दुल से यह देख नहीं जा रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वह समझ गया था कि उसके घर की दीवार के पास गड्ढा किसने किया है, कि जरूर यह इस रीछ की ही हरकत थी। रीछ ने घर में घुसने के लिए ही ऐसा किया होगा। फावड़ा लाया और उसकी मदद से गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। फिर वह अपने काम पर चला गया। दिन भर काम करके थकाहा घर लौटा। उसने खाना खाया और सो गया, लेकिन सोने से पहले उसने ताला लगाया और चाबी को कहीं खास जगह में छिपा दिया। रात में ना जाने कौन से वक्त उसकी आंख खुली तो उसने भूरी की चारपाई की तरफ देखा, पर भूरी उस वक्त चारपाई पर नहीं थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई,
मगर भूरी उसे कहीं नहीं दिखी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अब्दुल चुपके से उठा और हल्के एक कमरे के दरवाजे से बाहर देखने लगा। फिर उसने सहन में जो कुछ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बरामदे में भूरी बिल्कुल नंग धड़ंग पड़ी थी और एक रीछ अपनी जीभ उसके पूरे बदन पर फिर रहा था। भूरी ऐसे पड़ी थी जैसे उसे रीछ का बिल्कुल डर ना हो, बल्कि शहवत की वजह से उसका चेहरा चमक रहा था, क्योंकि चांद की रोशनी में भूरी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब्दुल से यह देख देख नहीं जा रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वह समझ गया था कि उसके घर की दीवार के पास गड्ढा किसने किया है, कि जरूर यह इस रीछ की ही हरकत थी। रीछ ने घर में घुसने के लिए ही ऐसा किया होगा। अब उसने सोचा, अगर वह अकेली जान रीछ को भगाने का तिगड़म भी लगाए, रीछ भूरी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह रीछ भूरी को अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अब तो भूरी को रीछ के साथ बदका करते हुए देखकर अब्दुल को भूरी पर भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। तभी जल्दबाजी में वह किसी चीज से टकराया तो कमरे में हल्की सी आवाज हुई। इसी दौरान अब्दुल को कुल्हाड़ी भी मिल गई। उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और सहन की ओर लपका, लेकिन रीछ तब तक जा चुका था और भूरी भी अपना लिबास पहन चुकी थी। अब्दुल ने जल्दी से ताला खोला और दरवाजे से बाहर देखने लगा। बाहर दूर तक रीछ का नामो निशान नहीं था। रात में अधिक दूर जाना उसने ठीक नहीं समझा, इसलिए वह वापस लौट आया। भूरी डरी सहमी चारपाई पर बैठी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब्दुल ने सारा मंजर देख लिया है। घर आकर अब्दुल ने भूरी से पूछा, भूरी, यह सब क्या था? लेकिन भूरी अब झूठ तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने सच बताना ही ठीक समझा। वह कह लगी, मुझे नहीं पता उस रीछ के अंदर ऐसा क्या है। जब तक मैं उससे मिलकर अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। अब्दुल ने कहा, तो इसका मतलब पहले जब तुम रातों को अक्सर गायब हो जाती थी तो उस रीछ के पास ही जाती थी। अब्दुल का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। भूरी को डर था कि अब्दुल कहीं गुस्से में उसे जान से ना मार दे, इसलिए उसने सच ही बताया कि हाँ, मैं उस रीछ के पास ही जाती थी। अब्दुल ने कहा, यह रीछ तुम्हारे पीछे कहाँ से लगा? मुझे पूरी कहानी बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बुरी कहने लगी, जिस दिन मैं यहाँ आने के लिए तांगे में बैठी तो तूफान की वजह से जंगल में भटक गई। अंधेरा इतना छा गया था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। ना जाने कितनी दूर निकल गई। बस मैं तो तूफान से बचने के लिए किसी जगह को देखती हुई ना जाने कहाँ पहुंच गई। आखिर मुझे 2 पहाड़ियों के बीच में से दिखाई दी तो मैं उसी में जाकर बैठ गई। तूफान रुकने पर मैं गुफा से बाहर निकली तो एक रीछ गुफा के सामने खड़ा था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूम घूम कर देख रहा था। उसे देखकर मेरा दम निकल गया। फिर उससे जान बचाने के लिए मैंने सोचा और मैं वापस गुफा में भाग गई। फिर मैं सांस रोककर वहीं जमीन पर पड़ गई कि हो सकता है कि रीछ मुझे मुर्दा समझकर वापस चला जाए। जैसे ही मैं जमीन पर लेटी तो रीछ तेजी से मेरी तरफ आया और मुझे सूंघने लगा। जब उसने मेरे बदन पर अपनी नाक लगाई तो डर के मार मेरी चीख निकल गई और साथ साथ मुझे कंपी भी आ गई। रीछ ने फिर मेरे बदन पर जीभ फेरनी शुरू कर दी। न जाने उसकी जुबान में क्या बात थी कि मेरा डर जाता रहा। मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। मेरे शरीर में अजीब सी मदहोशी छा गई। फिर मेरे साथ क्या हुआ यह मैं बता नहीं सकती। होश आया तो सूरज निकल गया था। बहुत सारे फल मेरे पास रखे थे। मुझे भूख बड़ी जोर से लगी थी। फिर मैंने वे सारे फल खा लिए। उस वक्त वह रीछ वहां मौजूद नहीं था। जैसे ही मैं इस मौके का फायदा उठाकर गुफा से बाहर आई तो रीछ पर मेरी नजर पड़ी। मैं घबराकर गुफा में वापस चली गई। प्यास लगने पर फिर से मैं बाहर आई तो रीछ मेरी तरफ ऐसे बढ़ा जैसे वह मुझे मार देगा। मैं गुस्से से बोली, प्यासी, मर जाऊं क्या? और साथ ही पानी पीने का इशारा भी कर दिया। फिर उसने अपनी गर्दन झुका ली और दूसरी तरफ चलने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। मुझे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्यास की वजह से मैं आराम आराम से उसके पीछे चलती रही तो मुझे नहर नजर आई। मैंने खूब पानी पिया। फिर रीछ ने अपने मुंह को हिलाया। मैं समझ गई कि वह मुझे गुफा में वापस जाने को कह रहा है। मैं गुफा की तरफ चल दी तो वह भी मेरे पीछे पीछे आ गया और आकर गुफा के बाहर खड़ा हो गया। मैं जितने दिन वहां रही, रीछ ने मेरा खूब ख्याल रखा। बस वह मुझे वहां से भागने नहीं देता था। रात के वक्त जैसे ही वह मेरे बदन पर जुबान फेरता तो मेरे ऊपर मदहोशी सी छा जाती और फिर मैं उसकी ऐसी आदी हो गई।
मुझे अपने शौहर यानी आपसे भी ज्यादा मोहब्बत उस रीछ की हो गई। अब मैं दिन भर बेसब्र से उसका इंतजार करती थी। उसके बाद तो मेरा भी वहां से जाने को दिल नहीं चाहता था। मैं उस री को ही अपना शौहर समझने लगी थी, क्योंकि उस री की मोहब्बत ने आपको भुला दिया था। बस इतना था थारा हो ही वह आरात हो ही वह में पास। लेकिन सुबह मुझे कुछ याद नहीं रहता कि रात मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रीच मेरी तरफ से बेफिक्र सा हो गया था। उसे अब अंदाजा हो गया था कि अब मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मुझे वहां से निकलने की ख्वाहिश भी नहीं थी। ख्वाहिश थी तो बस इतनी कि रीच जल्दी से आ जाए। एक दिन मैं पानी के लिए नहर पर जाने को निकली तो मुझे कुछ आदमी नजर आए। मैं उन्हें देखकर छिप गई, क्योंकि मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं थे। पत्तों से मैंने अपने बदन को छिपा रखा था। जैसे ही मैं छिपने लगी तो उन लोगों ने मुझे देख लिया और बात करने को मेरी तरफ आ गए। वह मुझे पकड़ने लगे। मैंने उन्हें दांतों से काट लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काबू में कर लिया। फिर वे मुझे पकड़कर अस्पताल ले गए। फिर वहां तुम आ गए और मुझे घर ले आए। मगर यहाँ आने के बाद भी रात होते ही मुझे बेचैनी होती थी। एक रात मैं घर से बाहर चली गई तो वह रीछ बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। मुझे देखते ही उसने गर्दन को एक झटका दिया। मैं भी उसके पास चली गई। फिर हम दोनों जंगल की ओर चले गए। एक जगह पर हमने रात गुजारी। सुबह होने से पहले मैं घर आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब मैं हर रोज रात को उसी जगह जाने लगी और वह रीछ भी मुझ पर जान छिड़क था। इसीलिए मुझे वहीं मिलता। इसी दौरान तुम्हें भी यह पता चल गया कि मैं कहीं चली जाती हूँ। फिर तुमने दरवाजे पर ताला लगाना शुरू कर दिया। ताला लगने के कारण जब मैं बाहर नहीं जा पाई तो मेरे आशिक रीछ ने दीवार के पास गड्ढा कर दिया। फिर वह उस मिट्टी के ढेर पर चढ़कर दीवार को कूदकर सहन में आ गया। मैं अपनी चारपाई से उठी तो वह सहन में मेरा इंतजार कर रहा था। फिर उसने मेरे साथ वही किया जो वह हमेशा करता था। अगर तुम उस दिन ना देखते तो यह काम रोज सहन में ही होता। लेकिन एक बात जरूर है, उस रीछ के मुकाबले में तुम्हारे अंदर 1% भी ताकत नहीं। अब इतना सुनने के बाद तो अब्दुल मायूस होकर चुपचाप घर से बाहर चला गया। अब्दुल को अब समझ में आया कि जब वह अस्पताल में भूरी को देखने गया था तो बाहर कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ हर रोज रात में रीछ आता है। अब अब्दुल ने अपने खास 5-6 गांव वाले दोस्तों को रीछ के बारे में चुपचाप बताया, क्योंकि अगर वह सबको बताएगा तो ठीक नहीं होगा। क्या मालूम कोई रात होने से पहले रीछ को मारने की बात भूरी को बता दे और वह उसके चक्कर में अपनी जान दे दे, या फिर कोई 1000 बातें बनाए। अब्दुल ने सारी बात अपने 2 दोस्तों को समझा दी कि कैसे और क्या करना है। अब्दुल के बताए गए वक्त पर सभी दोस्त घर के दरवाजे के पास छिपकर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी भी ले रखे थे। उस रात अब्दुल ने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया। आधी रात के बाद जब रीछ दरवाजे के अंदर आया तो सबने एक साथ रीछ पर कुल्हाड़ी। उसे कुल्हाड़ी से मार मार कर अधमरा कर दिया, मगर रीछ फिर भी गिरता पड़ता मार खाता लहू लुहान बरामदे में आ पहुंचा। अब्दुल के सभी दोस्त उसे मारते जा रहे थे। शोर सुनकर भूरी भी भागकर बाहर आई। उसने रीछ की जब यह हालत देखी तो बुरी तरह चीखने लगी। रीछ भूरी के पैरों में जाकर गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। भूरी भी उसकी बगल भरकर रोते हुए बेहोश हो गई थी। अब्दुल ने जैसा सोचा सब वैसा ही हुआ। उसने अपने दोस्तों को कुछ इनाम देकर उसी वक्त उनके घर भेज दिया। उसे डर था कि कहीं बूढ़ी को होश आ जाए और कहीं यह ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। बूढ़ी को जब होश आया तो भूरी खूब रोई। उसने अंदर से मिट्टी का तेल उठाया और अपने आप को और अपने रीछ को तेल में पूरी तरह से भिगो दिया। फिर उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। उसकी चीखें सुनकर अब्दुल भागा भागा आया। उसके दुख की अब कोई सीमा नहीं थी। उसके मुंह से बस यही लफ्ज निकले, काश भूरी, मुझे यह पहले पता होता कि तुम ऐसा भी कर सकती हो तो मैं इस बेजुबान को मारने की ज़रूरत ना करता और तुम्हें भी आज़ाद कर देता। अब्दुल्ला पछताता हुआ पागलों की तरह मारा मारा फिरता रहता। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद